हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस के बारे में, जहाँ पे हमने फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के बारे में देखा था। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी। इसके अलावा हम बात कर रहे थे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, तो आज वहीं से कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन जो है वो किसी भी रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स या फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है केमिकल इक्वेशन। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी रिएक्शन जो हो रही है उसमें कौन से रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। मान लो कि कोई रिएक्शन हो रही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोई रिएक्शन हो रही है, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में उसके सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, यही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन लिखने से पहले हम लोग किसी भी रिएक्शन को उसके वर्ड इक्वेशन में चेंज करते हैं। अब वर्ड इक्वेशन क्या है? तो वर्ड इक्वेशन कहते हैं जहाँ पे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के नेम यूज किए जाए। सिंबल ना यूज करके अगर एलिमेंट्स या कंपाउंड के नेम यूज किए जा रहे हैं तो उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। और अगर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो होता है केमिकल इक्वेशन। तो हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे? आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखते हैं कि हम लोग केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है वर्ड इक्वेशन। मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, मान लो दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। एक रिएक्शन दी हुई है। अब अगर इस रिएक्शन को हम वर्ड के फॉर्म में लिखें, उनके इक्वेशन तो बनाए लेकिन वहां पे सिंबल का यूज ना करके कंपाउंड्स का नेम यूज करें, तो उसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे अगर इस रिएक्शन को लिखना हो तो हम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हो गया एक वर्ड इक्वेशन। हमने इस रिएक्शन को हमने उनके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नेम के बेसिस पे लिख दिया, उनके नेम्स को यूज करके इक्वेशन बनाई, इसको कहते हैं वर्ड इक्वेशन। दूसरा स्टेप इन्वॉल्व होता है, वो होता है सिंबल्स और फार्मूला, यानी कि वर्ड इक्वेशन को चेंज करना केमिकल इक्वेशन में। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl, यहाँ से बन रहा है NaCl प्लस H2O सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस में, वो है सारे रिएक्शन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। सारे रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। तो जितने भी रिएक्शन कराएं, ये रिएक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स हैं, वो इक्वल होना चाहिए। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन लिखा हुआ है उसमें मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, इसका वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम की रिएक्शन जब होती है ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवाएंगे तो बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान से देखेंगे तो दोनों तरफ, तो इधर सोडियम का मैग्नीशियम एक है, इधर मैग्नीशियम एक है, इधर भी मैग्नीशियम एक है, बट इधर ऑक्सीजन के दो एटम्स हैं और इधर ऑक्सीजन का एक ही एटम है। यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे इक्वेशंस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करते हैं उनको कहते हैं स्केलेटल और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। सो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द इक्वेशंस इन विच number of element the number of atoms present on the reactant side is not equal to atoms present on the product side, or mass of reactant is not equal to mass of product, that chemical equations are called as skeletal chemical equations. इसे ये वाला रिएक्शन ध्यान देंगे, जिंक सल्फेट की रिएक्शन, जिंक की रिएक्शन हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड से। जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बन रहा है? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर इसमें ध्यान देंगे तो रिएक्टेंट साइड पे भी जिंक का एक एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है। हाइड्रोजन के दो एटम रिएक्टेंट साइड पे है, दो एटम प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में, दोनों तरफ इक्वल है। सल्फेट एक है और प्रोडक्ट साइड में भी एक सल्फेट है, यानी कि दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें उनको कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो ये इक्वेशन, ये वाली रिएक्शन का जो इक्वेशन बना ये बैलेंस है, ये वाला इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ H2 प्लस O2 रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करना है H2। ध्यान से देखेंगे इसमें भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब ये भी क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है।
यानी ये भी बैलेंस नहीं है। अब अगर कोई रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है और रिएक्शन हो रहा है, तो चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास केमिस्ट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर यही फॉलो नहीं हो रहा है तो केमिस्ट्री पूरी ही गलत हो जाएगी। इसलिए ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि सारे रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। फॉलो कैसे करवाएंगे? तो उसके लिए हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, यानी कि हम एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंसिंग करेंगे। तो अब सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सारी इक्वेशंस जो है वो उनके लिए मस्ट है कि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। जितना रिएक्टेंट में मैटर है उतना ही प्रोडक्ट में भी होना चाहिए। तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है। अब बैलेंस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है, जो हमें सीखना है वो है हिट एंड ट्रायल मेथड। कैसे बैलेंस करेंगे? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में हम नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे और कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हम ऐड करेंगे। अभी ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? तो अभी पिछले रिएक्शंस में हमने देखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ध्यान से देखेंगे ये जो नंबर्स हैं ये, इसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो हम कोफिशिएंट ऐड करते हैं। कोफिशिएंट क्या है? कोई भी नंबर जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के पहले लगाया जाता है उसको कहते हैं कोफिशिएंट। कभी भी सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं करते। सबस्क्रिप्ट चेंज मतलब कोई फार्मूला लिखा हुआ, मान लो H2 लिखा हुआ है और O2 लिखा हुआ है, तो हम सोचेंगे कि H2O बन रहा है, तो हम इसको चेंज करके यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर दें। तो ऐसा नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा कंपाउंड हम ढूंढेंगे। अगर बैलेंस करना है इक्वेशन को तो सबसे लार्जेस्ट फार्मूला वाला कंपाउंड ढूंढेंगे और उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर उसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद उससे छोटा और उससे छोटे वाले कंपाउंड में जाएंगे। दूसरा चीज, उस एटम को पहले बैलेंस करने की कोशिश करेंगे जो कम टाइम आया हो। किसी रिएक्शन में कोई एटम जो कम जगह पे आया हो उसको पहले कोशिश करेंगे कि बैलेंस करें, जो ज्यादा आया है उसको बाद में बैलेंस करते हैं। चलिए हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जैसे एक इक्वेशन है, Fe की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, बन रहा है Fe2O3। दोनों तरफ हमने काउंट कर लिया कितने कितने हैं। तो रिएक्टेंट साइड पे Fe का नंबर है 1 और O2 का नंबर है 2। और प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो Fe 2 हो गया और ऑक्सीजन का नंबर हो गया 3। तो अब बैलेंस करना है। अभी मैंने पीछे बताया कि पहले बड़े फॉर्मूले को लेते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मतलब Fe2O3 को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें मुश्किल आ रही है तो फिर उस कंपाउंड को शुरू बैलेंस करते हैं जो कम टाइम पे आया। खैर हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके बाद हम एक छोटी सी ट्रिक भी देखेंगे यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। यहाँ से शुरू करते हैं तो दोनों साइड, इधर इधर Fe 2 है और इधर Fe 1 है, तो इधर भी 2 कर देंगे। 2 करने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखना है। अभी हमने सीखा कि हमेशा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज करते हैं, यानी कि Fe के आगे हम लगा देंगे 2। Fe के आगे 2 लगते ही इक्वेशन चेंज हो गया, 2Fe प्लस O2 गिव्स आउट Fe2O3। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, इधर नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 है, तो दोनों तरफ इक्वल करें। दोनों तरफ इक्वल कैसे करेंगे? दोनों तरफ अगर 3 हो जाए तो इक्वल हो जाएगा। अब यही ट्रिक है। इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2Fe प्लस 3O2 गिव्स आउट Fe2O3। ध्यान से देखेंगे तो अब इधर रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6 हो गया है और प्रोडक्ट साइड पे 3 है। अब उसी कोफिशिएंट में हम 2 से डिवाइड भी दे देंगे, यानी 3/2 O2 की रिएक्शन अगर होती है 2Fe से तो बनेगा Fe2O3। तो हमारा इक्वेशन बन के आया 2Fe प्लस 3/2 O2 गिव्स Fe2O3। अब ध्यान ये रखना होता है कि जनरली कोशिश की जाती है कि हम इक्वेशंस को फ्रैक्शन के फॉर्म में ना लिखें, यानी कि 3/2 है इसका फ्रैक्शन हटाएंगे। अब फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे? अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर न्यूमरेटर में पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा? इंटू 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4Fe प्लस 3O2 प्लस 2Fe2O3 हमारा फाइनल इक्वेशन बनेगा ये। अंडरस्टूड?
तो अगर कभी भी ऐसा केस आए जहाँ पे एक तरफ रिएक्टेंट इवन नंबर में हो, दूसरी तरफ ऑड नंबर में हो, तो या तो ऐसा करते हैं कि दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और उसके एलसीएम के इक्वल कर देते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, या तो डिवाइड कर देते हैं और उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके बैलेंस कर लेते हैं, फिर बाद में फ्रैक्शन को हटाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी नंबर से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा एग्जांपल है, बात कर लेते हैं जैसे C6H12O6, इसकी रिएक्शन अगर होती है O2 से तो बनता है CO2 प्लस H2O और कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। कुछ एनर्जी रिलीज होने का मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है। तो हमने वहाँ पढ़ा था, पीछे सीखा था कि जब कभी केमिकल चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो यहाँ भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमने सीखा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले से शुरू करते हैं, जो फॉर्मूला सबसे बड़ा उससे शुरू कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले में ग्लूकोज जो है ये क्या है? ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है, जिस एनर्जी को हमारी बॉडी यूज करती है फर्दर फंक्शंस के लिए। तो ग्लूकोज में काउंट करेंगे तो कार्बन का नंबर 6 है और हाइड्रोजन का नंबर 12 है, ऑक्सीजन का नंबर 6 है। अगर रिएक्टेंट साइड में 6 कार्बन है और प्रोडक्ट साइड में 1 ही कार्बन है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 6 कर देंगे। 6 करते ही नंबर ऑफ कार्बन इक्वल हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। रिएक्टेंट साइड में कितना हाइड्रोजन है? 12। प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो इसको भी 12 करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे 6 लगा दिया तो हो गया 12। अब ध्यान देंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए इधर दोनों तरफ, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। अब बचा क्या है? बचा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन टोटल 8 है अभी, और प्रोडक्ट साइड में हो गए हैं 18। तो दोनों तरफ हमें 18 करना है। 18 कैसे करेंगे? अगर इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, ग्लूकोज में हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ग्लूकोज के आगे कोई भी कोफिशिएंट चेंज किया तो सारा इक्वेशन ही चेंज हो जाएगा, फिर से हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको चेंज ना करके हम चेंज करेंगे, बैलेंस करेंगे इस वाले ऑक्सीजन। तो अगर इधर 6 है और यहाँ 2 है, हमें 18 करना है, तो इसको 12 होना चाहिए। इसके लिए हम यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है और ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप लोग इस इक्वेशन को ट्राई भी कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से भी ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। तो कई टाइप के रिएक्शंस होते हैं। अभी हमने 3 एग्जांपल्स देखे थे। जब वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे थे तो हमने 3 एग्जांपल देखे थे। पहला एग्जांपल था कि मैग्नीशियम की रिएक्शन हो रही है O2 से और फॉर्म हो रहा है MgO का। दूसरा एग्जांपल हमने देखा था जिंक की रिएक्शन हो रही है H2SO4 से, फॉर्म हो रहा है ZnSO4 प्लस H2। और एक और एग्जांपल इसी में ऐड करते हैं। अगर इसको हीट करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को तो ये बनाता है CaO प्लस CO2। पहली रिएक्शन को देखें, रिएक्शन नंबर 1 को देखें तो रिएक्टेंट 2 हैं, प्रोडक्ट कितना फॉर्म हो रहा है? 1। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, H2 और O2 की रिएक्शन होके H2O बन रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ HCl, H2 और Cl2 की रिएक्शन होती है और HCl बनता है। इक्वेशंस आप लोग खुद से बैलेंस करके नोट करेंगे। अगर अभी देखा 2 रिएक्टेंट थे या 2 से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, तो सिंगल प्रोडक्ट बने वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर रिएक्टेंट रिएक्टेंट एक हो और उससे 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बने तो उसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज और सीखते हुए चलते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब भी होता है, मान लो कोल बर्न कर रहे हैं या मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, तो बर्निंग होती है कोई चीज तो हीट इवॉल्व होती है। मतलब जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन
इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन हीट इज प्रोड्यूस्ड। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा हो, उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो एक्सो मतलब बाहर, एग्जिट होना, बाहर आना। तो जब कभी भी हीट बाहर आ रही हो तो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं। जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो सब एक्सोथर्मिक होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि सारे कॉम्बिनेशन तो एक्सोथर्मिक होते हैं, बट सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं। दूसरा, अगर हम कोई चीज डिकम्पोज कर रहे हैं, मान लो इसको कैल्शियम कार्बोनेट से हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, तो हमें इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करना पड़ेगा यानी कि हमें एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें एनर्जी देनी पड़े वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शन इन विच heat is given to for the completion of reaction is called as एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक होते हैं। अब यहाँ पे हीट देने के या एनर्जी देने के तीन तरीके हैं। या तो हम सीधा हीट कर दें, दूसरा हम सनलाइट दे सकते हैं, सनलाइट प्रोवाइड कर सकते हैं, तीसरा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एनर्जी देने के तीन तरीके हैं। अब हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन कहते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि किसी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम कितनी तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके एग्जांपल्स क्या है। आगे हम एग्जांपल्स भी सीखेंगे, या अभी सीख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग सनलाइट। तो जब भी AgCl या AgBr को सनलाइट में रखा जाता है, जब इस पे सनलाइट पड़ती है तो इसका कलर हो जाता है ग्रे, और एक गैस निकलती है AgCl के केस में वो येलोइश ग्रीन होती है, और AgBr के केस में रेडिश ब्राउन गैस निकलती है। तो रिएक्शन क्या होती है, Ag डिकम्पोज होकर बन जाता है Ag प्लस Cl2, और AgBr डिकम्पोज होकर बन जाता है Ag प्लस Br2। इसका कलर होता है ग्रे, सिल्वर का कलर होता है ग्रे, और इसका होता है येलोइश ग्रीन, क्लोरीन होता है येलोइश ग्रीन, और ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन। दूसरा एग्जांपल यहाँ के सामने लिखा हुआ है, ये है जब हीट के फॉर्म में रिएक्शन दी जाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेके उसको हीट किया गया तो बन रहा है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये रिएक्शन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है FeSO4 ये कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, और इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर होता है Fe2O3 का। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम में ऐसे कि फेरस सल्फेट का कलर कैसा चेंज होता है हीट करने में, या कोई सब्सटेंस है उसको हीट करना है तो सल्फर बर्निंग की जैसे स्मेल आ रही है, वो कंपाउंड क्या होगा। तो ये SO2 और SO3 गैसेस रिलीज हो रही है, इसकी वजह से सल्फर बर्निंग की स्मेल आती है। तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी जो पास करते हैं, इसको आगे देखते हैं हम लोग। इस पे एक एक्टिविटी भी दी है तो उसको भी करेंगे और आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दे तो ऐसे रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इस केस में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है उसके कंपाउंड से, ये रिएक्शन हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक कॉपर सल्फेट से ज्यादा रिएक्टिव है, उसने कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस करके Zn2SO4 प्लस Cu बना दिया। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, और जिंक सल्फेट का जो सोल्यूशन बनेगा वो होता है कलर लेस। तो इस पे ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कलर कैसे चेंज हो रहा है। या आयरन को जब कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो FeSO4 बनता है, और इसका कलर होता है ग्रीन। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि CuSO4 था, उसमें कॉपर की स्ट्रिप, CuSO4 था उसमें आयरन की स्ट्रिप डाली गई तो कलर कैसे चेंज होगा।
जो नया सब कंपाउंड बनेगा उसका कलर क्या होगा। अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन मतलब दो कंपाउंड हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, एक कंपाउंड था और एक एलिमेंट था। एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है उस एलिमेंट से जो कंपाउंड में प्रेजेंट है। जैसे जिंक या आयरन और कॉपर सल्फेट था, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर सल्फेट से, वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के केस में क्या होता है, जो दो कंपाउंड रहेंगे और दोनों कंपाउंड आपस में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज कर लेंगे। मान लो जो अभी हमने पीछे एक रिएक्शन लिखी थी NaOH प्लस HCl रिएक्ट करके बना रहा है NaCl प्लस H2O। तो ध्यान से देखेंगे NaOH का जो Na प्लस आयन है और HCl का जो Cl माइनस आयन है वो दोनों एक साथ आ गए और OH और H एक साथ आ गए, मतलब इन दोनों कंपाउंड ने आपस में आयंस का एक्सचेंज कर लिया। तो जब म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन हो तो वो होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जनरली प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो प्रिसिपिटेट फॉर्म होते हैं वो जनरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में फॉर्म होते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के का एग्जांपल है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 में। इसलिए ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ जो BaSO4 बन रहा है ये सॉलिड के फॉर्म में बन रहा है। तो जब भी कोई कंपाउंड सॉलिड के फॉर्म में बने किसी रिएक्शन में और रिएक्शन मिक्सचर से बाहर आ जाए तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इन रिएक्शंस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आगे बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस की, या इनको कहते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स में रेड से बना है रिडक्शन और ऑक्स से बना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का शॉर्ट ऑक्स लिया गया और रिडक्शन का रेड। ना बात करेंगे ये होते क्या है, तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो। कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें एक एलिमेंट या कंपाउंड में गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। तो इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए जब Mg की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो बन रहा है NGO। अभी Mg के पास ऑक्सीजन नहीं था बट रिएक्शन के बाद Mg के पास ऑक्सीजन आ गया। या फिर Cu को, कॉपर को जब हीट किया था एयर के प्रेजेंस में तो बनता है CuO। ये ब्लैक कलर का होता है, याद रखना इसको, ये ब्लैक कलर का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो बनता है कॉपर ऑक्साइड। इसमें जो रिएक्शन एग्जाम में पूछा गया था वो मैं बता देता हूँ। तो था कि एक रेडिश ब्राउन मेटल है उसको हीट करते हैं तो वो ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसमें HCl डाल के स्टिर करते हैं तो एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला बताना है क्या बनता है, तो सॉल्यूशन होता है CuCl2। वो कैसा बनता है, वो होता है ग्रीन कलर का। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे देखिए अगर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, या कहीं से हाइड्रोजन निकल रहा होता है तो वो भी होता है ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, अगर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, या हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, या फिर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो, इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा हो तो वो भी होता है रिडक्शन। जैसे कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग हाइड्रोजन से कराएंगे तो कॉपर मेटल प्लस H2O बनेगा। तो इस केस में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो ये क्या हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स में जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है ये म्यूचुअल होते हैं, एक साथ होते हैं। ये एक साथ होते हैं, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। ऐसा नहीं कि रिडक्शन अलग हो रही है और ऑक्सीडेशन अलग हो रहा है, ये रिएक्शंस एक साथ होते हैं, इसलिए इनको रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। कुछ इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के हमारे डेली लाइफ में, उस पर भी बात करते हैं। पहला जो इफेक्ट है वो होता है कोरोजन। कोरोजन क्या है, तो मेटल्स
मेटल्स रिएक्टिव होते हैं, तो जब मेटल्स अपने इन्वायरमेंट में आसपास प्रेजेंट एसिड से, वाटर से या मॉइस्चर से या दूसरे रिएक्टिव सब्सटेंस से रिएक्शन करके धीरे धीरे दूसरे कंपाउंड बना के खत्म होते रहते हैं, धीरे धीरे निकलते रहते हैं, तो वो होता है, उसको कहते हैं कोरोजन। क्या होता है? ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ या डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स बाय ऑक्सीडेशन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर। एसिड से भी रिएक्शन कर सकते हैं, उसको कहते हैं कोरोजन। सबसे इंपॉर्टेंट जो है कोरोजन का है वो रस्टिंग ऑफ आयरन। आसपास आपने बहुत देखा होगा। दूसरा जो आपने देखा होगा रस्टिंग के अलावा, वो है सिल्वर की ज्वेलरीज है या सिल्वर आर्टिकल्स जो है वो ब्लैक हो जाती हैं। ब्लैक क्यों हो जाती हैं? जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आता है तो वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है और ये होता है ब्लैक कलर का। तो सिल्वर आर्टिकल पे जो ब्लैक कोटिंग आती है इसकी वजह से, या कॉपर के बर्तन या कॉपर के वायर्स देखेंगे ग्रीन हो जाता है। तो कॉपर की रिएक्शन, कॉपर वायर्स या कॉपर की रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से होती है, मॉइस्चर से, तो बनाता है एल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट। एल्कलाइन कॉपर कार्बोनेट बनाता है। तो इससे क्या होगा? ये इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रीन। अब इनसे बचेंगे कैसे? कोरोजन से। अगर कोरोजन हो रहा है, मेटल मान लो लोहे में लोहा कोरेड हो गया, कोरोड हो गया, उसमें रस्ट लग गया है, वो रस्ट हो रहा है, तो फिर अगर हम उस रस्ट को हटाएंगे तो मेटल खत्म होगा धीरे धीरे, क्योंकि रस्ट के साथ आयरन भी निकलेगा और मेटल धीरे धीरे खत्म होगा। तो उसको बचाने के लिए हम या तो पेंटिंग कर सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं मेटल सरफेस पे। गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? जब आयरन को जिंक के साथ, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा दी जाती है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। या एंटी रेस्ट सोल्यूशन लगा के, या मेटल्स को ड्राई रख के, या बहुत इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, दूसरे मोर रिएक्टिव मेटल की एक लेयर चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर। एक और ऑक्सीडेशन का जो हमारी डेली लाइफ में नुकसान ऑक्सीडेशन की वजह से होता है, वो होता है रेंसिडिटी। तो जब भी फैटी और या ऑयली फूड्स को हम कुछ टाइम के लिए खुले में छोड़ देते हैं, तो उसके स्मेल या टेस्ट चेंज हो जाता है। स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होता है? क्योंकि फैट्स और ऑयल्स का जो है वो हो जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे होता है? तो एयर में, मॉइस्चर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो रिएक्शन करके उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। जैसे चिप्स, बटर, फ्राइड फूड जो है वो खराब हो जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, खाने लायक नहीं बचते हैं, उनसे स्मेल अजीब आती है। तो इससे बचेंगे कैसे? एयर टाइट कंटेनर्स में या एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे विटामिन ई या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्वीन, बीएचए और बीएचटी जैसे एंटीऑक्सीडेंट लाइट और हीट से दूर रख के, फ्रीज में रख के, नाइट्रोजन गैस में पैकिंग करके, वैक्यूम पैकिंग कर सकते हैं। आजकल बहुत कॉमन है। वैक्यूम पैकिंग के से हम लोग रेंसिडिटी से बच सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वो है केमिकल इक्वेशन जो है उसमें फॉर्मूला और सिंबल का यूज किया जाता है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। बैलेंसिंग करना केमिकल इक्वेशन को इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा। कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो हैं, जो हमने आज सीखे हैं, वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन क्या होता है? जैसे जिसमें ऑक्सीजन का गेन या हाइड्रोजन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का लॉस इन्वॉल्व हो, वो होता है ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है और हाइड्रोजन का गेन हो रहा है तो वो होता है रिडक्शन रिएक्शन। इसके अलावा हमने कोरोजन और रेंसिडिटी सीखा, जो कि हमारी डेली लाइफ में हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का तो ये सब ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूँ, वो होता है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का यूज होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। हमने सीखा कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। उस रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में हम लोग देखते हैं कौन एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। जैसे पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है। उसके बाद
सोडियम उससे लेस रिएक्टिव होता है, कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब पोटेशियम किसी भी इनमें से किसी भी मेटल को, किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम उस दूसरे नंबर पे, मतलब सोडियम अपने बाद वाले किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है, बट पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स या एलिमेंट्स। तो ज्यादा रिएक्टिव वाले वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। तो ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जो पहले आ रहे हैं वो ज्यादा रिएक्टिव, उसके बाद वाला लेस रिएक्टिव, फिर कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम से लेस रिएक्टिव है, बाकी से ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये आगे आने वाले पीछे आने वालों से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और वो उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज भी कम से कम याद होनी चाहिए। अगर पूरा रिएक्टिविटी सीरीज नहीं याद हो पा रहा है तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सीरीज जरूर याद करनी चाहिए। इतने एलिमेंट्स का, 6-7 एलिमेंट का जरूर याद करना चाहिए कि कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, सॉरी यहाँ पे गोल्ड होगा। ये इतना तो याद ही होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये थर्ड चैप्टर में भी आपके बहुत काम आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज करें, देखें, रिवाइज करें, नोट्स बनाएं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 2 पे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।